नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि ट्यूबरकुलोसिस तो आप जानते होंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, टीबी क्या होता है, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंशिएट करके बताने वाला हूँ और छाती के अलावे कौन-कौन सा टीबी होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों को मैं बता दूँ। थोड़ा-सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। आपके पास अगर नॉलेज रहेगा ना, तो अगर आप टीबी का दवा खा रहे होंगे या किसी भी तरह का दवा खा रहे होंगे ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड, तो आपको ये टेंशन नहीं होगा कि आपको कुछ होने वाला है। बस एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है, आप 100% ठीक हो सकेंगे। जनरली मैं अगर टीबी की बात करता हूँ, तो उसमें 2 तरह का टीबी ही होता है जो हमें अफेक्टेड करता है हमारे शरीर को। उसमें पहला होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मैं कई वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, हमारे छाती और लंग्स, छाती के अंदर जो लंग्स होता है, लंग्स के अंदर जो टीबी होता है, उसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यानी कि छाती के अंदर के टीबी को हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं और छाती के बाहर, लंग्स के बाहर किसी भी अंग में अगर टीबी होता है, तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जनरली मैं कहूँ तो बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग में टीबी हो सकता है, लेकिन 2-3 अंग है जहाँ पर हमारा जो सीवियरिटी होता है वो ज़्यादा होता है। तो आज मैं 3 ऐसे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वहाँ पे अगर हमारा टीबी होता है तो कैसे हम उसे ठीक कर सकेंगे, कितना सीवियरिटी है, ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि आपके दिमाग यानी कि ब्रेन का टीबी जिसे कहते हैं उसके बारे में। तो ब्रेन का टीबी के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें जनरली होता है लक्षण जो होता है वो हमारे सर का बहुत ज़्यादा दर्द होना या फिर हमारे गर्दन के ऊपर दर्द होना, कभी-कभी इस भाग में दर्द होना, बुखार ज़्यादा रहना और किसी भी काम में मन नहीं लगना, आपका वज़न कम होने लगना, ये सारी चीज़ हमें टीबी में देखा जाता है, खास करके ब्रेन टीबी में। उसकी जाँच करने का प्रक्रिया है कि पेशेंट के लंबर रीजन यानी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, यानी कि रीढ़ की हड्डी में लंबर स्पाइन होता है, उसके लंबर स्पाइन के बीच से एक नीडल पुश कर करके उसमें से पानी निकाला जाता है और उस पानी को कहते हैं सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को निकालने के बाद उस फ्लूइड को जांच करने के लिए भेजते हैं और जांच में पता चलता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। जनरली उसमें सेल, शुगर और प्रोटीन का जांच किया जाता है। सेल तो देखा जाता है कि कौन-सा सेल उसमें पाया जाता है। जनरली वो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स में अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा पाया जाता है, तो हम समझते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है। अगर लिम्फोसाइट भी अगर ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको भी समझते हैं कि हाँ, ट्यूबरकुलोसिस है। साथ ही साथ शुगर को देखते हैं कि शुगर कितना है उसमें फ्लूइड का। जनरली अगर उस आदमी का ब्लड शुगर का नाप करते हैं, यानी कि ब्लड शुगर देखते हैं, तो ब्लड शुगर अगर उसका 100 है, तो उसका 60% उस फ्लूइड का शुगर होना चाहिए, तब वो नॉर्मल है। अगर उससे कम है या ज़्यादा है, तब भी हम यह इंडिकेट करता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। इसके अलावे प्रोटीन का भी जाँच किया जाता है। तो सीएसएफ में 3 तरह का जाँच किया जाता है, सेल, शुगर, प्रोटीन। साइटोलॉजी देखा जाता है कि वो जो सेल है उसमें वो कौन-सा सेल है। वहाँ पर जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो अपना कमेंट में देते हैं कि हाँ, पेशेंट को हो सकता है कि मेनिंजाइटिस हो या ट्यूबरकुलोसिस हो। तो हम उसे दवा स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास सैंपल ज़्यादा है तो उस सैंपल से यानी कि सीएसएफ से हम सीबी नॉट भी करा सकते हैं, ताकि यह पता चल सके कि वह जो टीबी है, वह टीबी कहीं रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैं पहले के कई वीडियो में बता चुका हूँ कि एमडीआर क्या होता है। एमडीआर जनरली होता है कि टीबी का जो 4 मुख्य दवा होता है, जिसमें रिफाम्पिसिन और आइसोनियाज़ाइड, ये दोनों सबसे ज़्यादा मुख्य है और ये दोनों में से दोनों दवाइयाँ अगर पेशेंट को फ़ायदा नहीं कर रहा है, तब हम उसे एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस घोषित करते हैं और उसका ट्रीटमेंट अगर होता है तो वो सेकंड लाइन में होता है, वो प्रोसेस अलग है। अगर हम सीएसएफ का सीबीनैट टेस्ट कराते हैं और उसमें हमारा एमटीबी डिटेक्टेड आए या नहीं आए, अगर आता है और उसमें रिफाम्पिसिन डिटेक्टेड आता है, तब तो एमडीआर की दवा चलेगी और अगर नहीं भी आता है तो हमें जनरल टीबी यानी फर्स्ट लाइन ड्रग चलाया जाएगा और फर्स्ट लाइन ड्रग में भी वही ट्रीटमेंट है, आइसोनियाज़ाइड, इथम्बुटॉल, पाइराज़िनामाइड और रिफाम्पिसिन। ये चारों दवा के जो कॉम्बिनेशन होता है, आपका जो वज़न है, बॉडी का वेट जितना है, उसके हिसाब से सभी का एमजी कलेक्ट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और उसके हिसाब से आपको
दवाइयाँ दी जाती है और उसे आप डेली बेसिस पर खाते हैं तो आपका मेनिंजाइटिस भी ठीक होता है। जनरली यह फर्स्ट लाइन जो ड्रग है उसे हम लोग 6 महीने का कोर्स कराते हैं, उसमें ठीक होता है, लेकिन कुछ-कुछ केस में एक्स्ट्रा पल्मोनरी के कुछ-कुछ केस में हमें एक्सटेंड करना होता है। एक्सटेंड मतलब कि 6 महीने का कोर्स है तो हमारा 8 महीना भी हो सकता है या 9 महीना भी हो सकता है। जनरली रिफाम्पिसिन टैबलेट और आइसोनियाज़ाइड टैबलेट के खाने से हमारे शरीर पे कुछ-कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है जो हमारे लीवर पे होता है और लीवर के लिए इसीलिए लीवर के लिए भी अलग से हमें दवाइयाँ चलाई जाती है ताकि उसका असर लीवर पर ज़्यादा ना हो सके। हमारे जो ट्रिगर पॉइंट है यानी कि ब्रेन का टीबी है तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको वह किल कर सके और कोर्स कंप्लीट कर के हम 100% ठीक हो सकते हैं। ये तो हो गई मेनिंजाइटिस की बात। अब आते हैं दूसरा जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, वह होता है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या है? अब हमारे छाती के अंदर जो लंग्स है लंग्स के बाहर एक लेयर होता है उसको हम प्लूरा कहते हैं। अब प्लूरा और लंग्स के बीच में पानी आ जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि छाती में पानी आ गया है। छाती में पानी जो आ गया है वह भी हमारा ट्यूबरकुलोसिस ही कहलाता है। कभी-कभी हमें छाती के पानी तो एक्स-रे में दिखाई दे देता है और एक्स-रे में दिखाई देता है तो किसी का लेफ्ट हो या राइट हो, एक्स-रे में साफ नीचे नज़र आता है। जैसा कि आप ये एक्स-रे में देख रहे होंगे, ये जो एरिया है ना, जो व्हाइटनेस दिख रहा है, इसमें पानी है जिसके वजह से यह व्हाइटनेस आ रहा है और जो इतना ब्लैकनेस आपको नज़र आ रहा है, यह हमारे लंग्स का ओरिजिनल पार्ट है, जहाँ पे पानी नहीं है, वह सही से काम कर रहा है, उसके वजह से वह ब्लैकनेस है, यानी कि वहाँ पर एयर भरा हुआ है, इसलिए वह ब्लैकनेस है, वो नॉर्मल है। लेकिन पानी वाले एरिया में अगर हम पानी को ठीक करना चाहते हैं, सुखाना चाहते हैं, तो वही दवा जो हमारा फर्स्ट लाइन का दवा है, उससे हम ठीक कर सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए तो एक्स-रे ही काफ़ी है। अगर एक्स-रे में आ गया कि हमारा लंग्स में पानी है, तो हम 2 तरीके से उसको कम कर सकते हैं क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, तो पेशेंट को साँस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होगी, हाफ बहुत बना रहेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं कि उनके छाती के पीछे हिस्से से छाती में से पानी निकाला जाता है और उस पानी को भी जाँच कराया जाता है। अब जाँच में वो साइटोलॉजी कराया जाता है, उसमें सेल, शुगर, प्रोटीन ही देखा जाता है। वो जो भी रहे, लेकिन एक्स-रे में मुझे दिख गया कि पानी है और मैंने निकाला वो पानी है, तो इट मीन्स वो टीबी है। उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हमें एंटी टीबी ड्रग खाना पड़ेगा। वो अगर एमडीआर है, अगर उस पानी को निकाले हैं और उसमें भी सीबी नैट टेस्ट कराया है, एमटीबी डिटेक्टेड आया और रिफाम्पिसिन रेज़िस्टेंट डिटेक्टेड आया, तो हमें सेकंड लाइन का ड्रग चलेगा। और अगर सिर्फ एमटीबी डिटेक्टेड आया और रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट नॉट डिटेक्टेड आया तो फर्स्ट लाइन का ड्रग चलेगा और अगर वहाँ पे एमटीबी नॉट डिटेक्टेड भी आया तो हमें फर्स्ट लाइन ड्रग चलेगा ही चलेगा। क्योंकि एक्स-रे में मैंने पानी देखा, वहाँ से पानी निकाला है, इट मीन्स वो टीबी है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि हाँ, सीबी नैट मेरा नेगेटिव है, रिफाम्पिसिन नेगेटिव है तो मैं टीबी का दवा क्यों खाऊँ? एक्चुअली में पानी अगर हो गया है तो वो 100% ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी के कैटेगरी में रखते हैं और उसे प्लूरल इफ्यूजन ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। ये 2 तरह के ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हो गया। अब मैं तीसरे तरह के ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताता हूँ। वो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है वह भी। वह ख़ास करके बच्चे वाले ऐज में, है ना? 6 साल से लेकर के 14 साल या 12 साल के ऐज में काफ़ी देखने को मिलता है। अभी तो मैं कई केस में देखा हूँ कि बूढ़े लोग को भी वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जैसे कि सर्वाइकल ग्लैंड, ग्लैंड टीबी का आपने नाम सुन रखा होगा। ग्लैंड टीबी भी हमारा काफ़ी तेज़ी से लोगों में फैल रहा है, वह भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आता है। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लंग्स के अंदर का टीबी को हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और लंग्स के बाहर किसी भी भाग में अगर टीबी है, शरीर के किसी भी अंग में टीबी है, तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। अब हमारे ग्लैंड में चाहे तो ग्लैंड यहाँ पर है या फिर यहाँ पे है, कॉलर के पास है या फिर आपके जांघ के पास है, सभी जगह ग्लैंड जनरली नॉर्मली होता है जो नॉर्मल होता है, बहुत छोटा होता है, जहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं रहता है तो। अगर हमारा किसी भी तरह से ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन उस ग्लैंड तक पहुँच गया है और उसे वह बड़ा करने लगा है, तो वो हमें जाँच से पता चलता है कि वो टीबी है कि नहीं है। और उस जाँच के लिए हमें करना होता है एफएनएसी यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अब इस
इसमें क्या प्रोसेस होता है? इसमें प्रोसेस होता है कि जहाँ पर भी गिल्टी है, यानी कि ग्लैंड है, उस ग्लैंड में एक नीडल को पुश किया जाता है, वहाँ से लिक्विड निकाला जाता है और उसे स्लाइड पे रख कर के एक साइटोलॉजी कहलाता है। हिस्टोपैथोलॉजी में हम उसे करते हैं, एक तरह से कहिए तो बायोप्सी का ही छोटा अंग होता है, तो उसमें हमें दिख पाता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। अगर उसमें जो पैथोलॉजिस्ट द्वारा रिपोर्ट दिया गया, उसमें बताया गया कि हाँ, इट मे बी पॉसिबल टू दिस इज़ ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, तो हम लोग उसे भी टीबी की दवा चलाते हैं और उसका भी टीबी का दवा से मुश्किल से 6 महीना से लेकर के 7-8 महीने में कंप्लीटली ठीक होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 3 तरह के एक्स्ट्रा पल्मोनरी के जो केसेस हैं, उसके बारे में बताया। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर छाती में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हाफ बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उस समय हम यह करते हैं कि उस छाती में से पानी निकालते हैं तो जितना मात्रा में हम निकाल सकें। किसी-किसी तो मैं सुना हूँ या देखा हूँ 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक पानी निकलता है। उस पानी के निकालने से हमें यह सुविधा होती है कि तब हम दवा खाते हैं तो वह पानी जल्दी सूख पाता है और पेशेंट जल्दी रिकवर कर पाता है। यानी कि उनका जो इंस्टेंट प्रॉब्लम जो था उसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, साँस सही से ले पाते हैं। दवा खाना तो एक प्रोसेस है, उसे हमें खाना ही है, लेकिन जो साफ हो रहा था या फिर धड़कन तेज हो रहा था, पेशेंट को अलग चिंता हो रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे, ये सारी पानी निकालने से वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हम टीबी का दवा अगर खाते हैं तो धीरे-धीरे हमारा पानी सूख जाता है, वह कंप्लीटली ठीक हो जाता है। मैं अगर कहूँ तो टीबी के किसी भी अंग में अगर टीबी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, तो उसमें हम 100% ठीक कर सकते हैं और वह किसी तरह का इन्फेक्शन दूसरे को नहीं फैलाता है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है या अफ़वाह रहता है कि अगर एक आदमी को टीबी हो गया तो दूसरे को फैल जाएगा। टीबी एक दूसरे से फैलता है, लेकिन कौन-सा टीबी फैलता है? पल्मोनरी, जिसकी बात मैं आज नहीं किया हूँ। यानी कि छाती के अंदर का टीबी जिसमें खाँसी रहता है, बुखार रहता है, सीने में दर्द रहता है या फिर आपको बुखार ज़्यादा रहेगा शाम के समय में, वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तरह-तरह का प्रॉब्लम होता है, वो खाँसी से रिलेटेड रहता है और उनके स्पुटम में स्पुटम 4 एबी पॉज़िटिव रहता है, एमटीबी टीबी सीबी नॉट के टेस्ट में एमटीबी पॉजिटिव रहता है, तो उसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और मेरे ख्याल से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि पल्मोनरी क्या होता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में ग्लैंड टीबी क्या होता है, मेनिंजाइटिस क्या होता है और आपका प्लूरल डिफ्यूजन ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।